आइए देखते हैं आज हम लोग फिर अम्ल के बारे में। कल अम्ल के बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया था। अम्ल का पूरा परिभाषा देखे थे। अम्ल के बारे में कुछ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सब जानकारी कल हम लोगों ने लिया था। आज अम्ल को आगे बढ़ाते हैं। कल अम्ल की परिभाषा देखे तो उसके बारे में कुछ सेकंड में रिवीजन थोड़ा कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कल क्या क्या आप लोग पढ़े थे? कल पढ़े थे अम्ल की विशेषता, अम्ल की परिभाषा। विशेषता में क्या क्या सीखे थे? कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। और क्या सीखे थे आप? एक ट्रिक भी बताए थे, अनिल। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनकी परिभाषा के बारे में भी कल सीखे थे आप लोग। क्या सीखे थे? कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। मतलब वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यह बात किसने बताया था? आर्हेनियस ने बताया था। मतलब परिभाषा के बारे में, विशेषता के बारे में कल हम लोगों ने जानकारी ले चुके थे। आज उसी बात को आगे बढ़ाना था हम लोगों को। अम्ल के प्रकार के बारे में जानना था। देखिए अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। सही प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, अम्ल के प्रकार। पहला प्रश्न क्या है कि अम्ल के प्रकार में हाइड्रॉक्सी अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रॉक्सी अम्ल किसे कहते हैं? देखिए ऐसे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सी अम्ल कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा। ऐसे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HF आदि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि। देखिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों दोनों में क्या है? केवल हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यह कैसा अम्ल हो जाएगा? हाइड्रॉक्सी अम्ल हो जाएगा। और दूसरे पे देखते हैं हम लोग ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, HNO3 आदि। यह किसके उदाहरण हो जाएंगे? ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। और देख रहे हैं हम लोग प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। वे अम्लीय पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, अधिक संख्या में H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एक बार और सुन लीजिए। वैसे अम्लीय पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक संख्या में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जितने प्रबल अम्लीय पदार्थ होते हैं वे जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? प्रबल अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना? फिलहाल तीन के बारे में हम लोगों ने देखा, एक बार रिवीजन में कर दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए। जैसे हाइड्रोक्सी अम्ल किन्हें बोलेंगे? ऐसे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। और अधिक संख्या में H प्लस आयन देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जितने प्रबल अम्लीय पदार्थ होते हैं वे जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ टाइप है उनके बारे में भी ध्यान दे रहे हैं हम लोग। जैसे अब दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होती है? देखिए कम संख्या में H प्लस आयन, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है? ये जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। कम संख्या में H प्लस आयन देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3COOH, SCOOH आदि। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल आदि। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तनु अम्ल किसे कहते हैं? पहले सांद्र के बारे में समझिएगा आप लोग। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे चीनी का शरबत है, तो चीनी का शरबत है, चीनी के शरबत में मान लीजिए चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा अधिक है, तो शरबत क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। लेकिन वही जो मान लीजिए चीनी का सीरा है, तो सीरा क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा। तो सीरा सांद्र विलयन और शरबत क्या हो जाएगा? तनु विलयन। तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा।
और ध्यान दीजिएगा, सांद्र अम्ल क्या होते हैं? सांद्र अम्ल को मतलब ऐसे अम्लीय पदार्थ या ऐसे विलयन या ऐसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। ऐसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी उसे क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल के नाम से जानेंगे। और ठीक इसका अपोजिट, ऐसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। ऐसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सांद्र अम्ल, अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी तो तनु अम्ल। ठीक है ना? ये तो प्रकार के बारे में हम लोग देखे। एक बार क्विक रिवीजन में सुन लीजिए, फटाक देना। मेरे अनुसार आपको समझ में भी आ गया होगा पूरा। एक बार और मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है। हाइड्रॉक्सी अम्ल, ऐसे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है हाइड्रॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में H प्लस आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कम संख्या में H प्लस आयन देने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है सांद्र अम्ल कहलाता है। और ऐसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है? और कुछ टॉपिक है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे जा रहा हूँ, तो पूरा प्रकार में बता दिया आपको। कुछ वर्ड हैं, यूनिक वर्ड हैं, जिनके बारे में जानना आपको काफी जरूरी है। बार बार मैं रिवीजन करता रहता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के बारे में फिर एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन को जलाने पे पानी बनता है। सूर्य के पास सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट? 71% भाग पे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन, ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके अन्य नाम देख लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, म्यूरिएटिक अम्ल का सूत्र HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl। ठीक है? चलिए, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ। ऑक्सीजन के बारे में कुछ बात जान लीजिए आप लोग। ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है, प्राणदायिनी के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। फिर ऑक्सीजन की विशेषता और क्या होती है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। और क्या कर सकते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाई जाती है? 21% पाई जाती है। धरातल पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाई जाती है? 46.66% पाई जाती है। ठीक है ना? ये बात हुआ किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। इसके बारे में कुछ बात जान लीजिए आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। सीधा तेजाब का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। गंधक के अम्ल का फार्मूला H2SO4। फिर हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला H2SO4। इसके बारे में जान, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से रिलेट आसपास वाले 2-3 प्रश्न जान लीजिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र NO। ठीक है? चलिए, और देख रहे हैं हम लोग, इसके बारे में जान गए आप लोग। HCl के बारे में भी जानकारी। और देखा जाए क्या है इसमें, जैसे एसिटिक अम्ल से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, मतलब रासायनिक नाम क्या है? मैथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मैथेनोइक अम्ल। और देख ले रहे हैं हम लोग, विलयन किसे कहते हैं? विलयन के बारे में कल मैं रिवीजन किया ही था। विलय, विलायक, विलयन। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलय कहेंगे। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे। विलय और विलायक के मिलने से क्या बनेंगे? विलयन बनेंगे। ठीक है? और देखा जाए, इनके बारे में अब जान ही गए। इस तरीके से करके आज हम लोग क्या सीखे? अम्ल के पूरे प्रकार को। और भी अम्ल से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में जानना काफी जरूरी है, जो पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को माना जाता है। ठीक है ना? तो अगले स्लाइड में उनके बारे में जानकारी दे देंगे। ठीक है, देखते हैं अगले स्लाइड। आइए देखते हैं, कुछ प्राकृतिक अम्ल, मतलब कौन से पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सीधा सीधा पेपर में प्रश्न आ जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिर मान लीजिए चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, अंगूर में, सेव में। सीधा सीधा पेपर में प्रश्न आ जाता है देखने को। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न पूछे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। देखिए 100 से संतरा, 100 से सिट्रिक। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। फिर देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टाइटरिक अम्ल। और देखा जाए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और देखा जाए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। दोनों को याद रखिए, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक और नींबू में सिट्रिक अम्ल। आगे देखा जाए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। इसको मैथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक और बिच्छू के डंक दोनों के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटरिक अम्ल। और सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। एक और क्वेश्चन बन जाता है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटाराइक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटाराइक अम्ल। ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग पूरा अम्ल को आज समाप्त किए। ठीक है ना? जिसमें क्या क्या सीखे? अम्ल की विशेषता, अम्ल की परिभाषा, फिर अम्ल के प्रकार और कुछ प्राकृतिक स्रोत, इसमें कौन से पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। इसके बाद जानकारी किसका लेंगे? क्षार के बारे में, फिर लवण के बारे में, तब जाके अम्ल क्षार लवण पूरा समाप्त होगा। और एक बात की गारंटी और ले लीजिएगा, जितना हम बता रहे हैं बोर्ड पे उतना खाली ध्यान से आप लोग देखते रहिए। उसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने में अगर प्रश्न बने तो यही से बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्षार के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। क्षार किसे कहते हैं? क्षार की तो पहले विशेषता देख लीजिए, फिर परिभाषा देख लिया जाएगा, क्षार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। देखिए क्षार की पहली विशेषता क्या होती है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या फिर तीखे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और इनकी विशेषता क्या होती है? क्षारीय पदार्थ विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। क्षारीय पदार्थ विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका एक ट्रिक बहुत खतरनाक बनाए हैं हम, बेलन। बेलन से बेस का बेस, बेस मतलब क्षार, लौ से लाल, लौ से नीला। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें अनिवार्य रूप से एक एलिमेंट तत्व उपस्थित होता है, जिसका नाम क्या है? OH माइनस। क्षारीय पदार्थों में अनिवार्य रूप से OH माइनस आयन उपस्थित होता है, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं, NaOH, देखिए OH है इसमें, KOH, देखिए OH इसमें है। ये सभी क्या हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। ठीक है ना? एक नजर में और रिवीजन कर लीजिए। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षार विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये क्या है? बेलन, बेलना चलाइए, क्षार को पहचान जाइए। ठीक है ना? तो बेलन का हुआ बेस, लाल लिटमस पेपर का कर देते हैं? नीला कर देते हैं। आगे इनमें अनिवार्य रूप से एक एलिमेंट उपस्थित, तत्व उपस्थित है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब क्षार में OH माइनस आयन उपस्थित होता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है NaOH, KOH आदि। यह क्या हुई? इनकी विशेषता हुई। कुछ परिभाषा के बारे में भी देख लिया जाए, किस वैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दिया था। देखिए आगे, आइए परिभाषा देखते हैं। पहला बात की क्षार किसे कहते हैं? क्षार के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया। पहला थे आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बताया?
वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस साइन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH है, जो इसको जल में घोला जाएगा Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट करके पानी में विलीन हो जाएगा। तो जल में घुल कर क्या दिया? OH माइनस आयन दिया। OH माइनस आयन क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। यह बात किसने बताया था? आर्हेनियस ने बताया था। एक और वैज्ञानिक जिसका नाम ब्रास्टेड तथा लारी। ब्रास्टेड तथा लारी के अनुसार क्षार किसे कहते हैं? इनके अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। सीधा सीधा आपसे प्रश्न आ जाए कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। या फिर वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग जान गए। कुछ देखिए, अब वन लाइनर टाइप में प्रश्न इससे बना रहा हूँ, एकदम खतरनाक। जैसे प्रश्न आपसे आ जाए, यदि किसी विलयन का पीएच मान 12 है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 14 है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। एक लाइन में कहें हम कि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 होगा तो उदासीन। प्रश्न एक और बन जाए, कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? क्षार। इसका अपोजिट बन जाए, कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? अम्ल। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न बन जाए, किनमें अनिवार्य रूप से OH माइनस आयन उपस्थित होता है? क्षार में। किनमें OH माइनस माइनस आयन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, उसका नाम क्या है? क्षार। तो सीधा NaOH अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? क्या है? क्षार है। कि OH क्या है? क्षार है। ठीक है, इस तरीके से करके हम लोग किसके किसके बारे में पूरा जानकारी ले चुके हैं? अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। ठीक है, चलिए, और इस तरीके से इस क्रम को आगे भी और हम लोग बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। कल इसके प्रकार के बारे में भी देख लेंगे, लवण के बारे में पूरा देख लेंगे, पीएच ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में भी देख लेंगे, पीएच मान को ट्रिक से भी याद कर लेंगे। ठीक है ना, पूरी जानकारी धीरे धीरे करके हम लोग पूरा विधिवत जानकारी लेंगे हम लोग। ठीक है ना, एक काम और आप लोग किया करिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों को। जो कमी आपको दिखे कमेंट में जरूर बताइए कि अब कमी है, उस कमी का निवारण किया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, कमी नहीं बताएंगे तो हम भी अपने अनुसार चलेंगे, आप भी अपने अपने अनुसार चलेंगे, काम गड़बड़ तो होता रहेगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि अपनी कमी तो आप खुद को दिखती नहीं है, आप हमारी कमी को बताइए, कमी कम दूर करेंगे। ठीक है ना, अभी तो अकेले हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे लोग, जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ करेंगे, जितने टीचर हमारे कोचिंग सेंटर पे हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सभी लोग जुड़ेंगे इससे। अपने अपने विषय को भी धुरंधर है लोग, कोई कमी उन लोगों के अंदर नहीं है। ठीक है, सब लोग आएंगे धीरे धीरे, बस आपका काम क्या है, थोड़ा सा कमी को बताना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, कुछ दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना। शुरुआत है, थोड़ा सा आगे हम लोग की ग्रोथ, कुछ सब्सक्राइबर जुड़ जाएं ताकि हम लोग मनोबल हाई हो और ग्रोथ इसको करें हम लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में।